Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. ओके जी, आप लोग परेशान हो गए होंगे ये कौन सी शक्ल आ गई है और मीनिंगफुल एक अजीब नए से अंदाज में आ गया। हमने सोचा कि आज थोड़ा सा मूड चेंज करें और सेटअप भी चेंज करें। सेटअप हम भी आजकल वर्क कर रहे हैं एक नए सेट पे। वो अल्लाह मुझे सेहत दे और मुझे इंशाल्लाह अल्लाह हमें सेहत दे और थोड़ी मुझे ज़हनी सेहत दे और ताकत दे और मैं ये सेट जल्दी बना लूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ। इतना प्यारा इतना क्यूट सा बच्चा नहीं हूँ मैं। जो भी हूँ क्यों नहीं है, रीजन आप बताएंगे या मैं बताऊँ? आप बताएं। आप भी बता दें थोड़ी सी। एहसन थोड़ा सा, एक तो अलील भी है, अलील भी है, यस। और उसके अलावा वो अपनी फैमिली की वजह से टाइम थोड़ा सा निकालना उसके लिए मुश्किल होता है हर वीक, तो इसलिए हाँ। और जैसे हमने पहले भी बोला था कि लाइक एहसन इज वेरी कैलकुलेटिव और वेरी लाइक कुछ लोग होते हैं ऐसे, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर उसे वो मैनेज नहीं हो रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि शायद इसको क्विट कर देना चाहिए। क्विट नहीं मतलब ब्रेक, कुछ अर्से के लिए ब्रेक हो सकता है, कोई पता नहीं दोबारा आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही ऐसा ना आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसको थोड़ा सा सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर वो जहनी तौर पे पुरसकून नहीं होगा तो वो एक अच्छा शो नहीं डिलीवर कर पाएगा। सो फॉर दैट पर्पस उसने बोला कि मुझे अरसलान ब्रेक चाहिए और आप मुझे कुछ अरसे के लिए इजाज़त दें जी। तो उसी के साथ ही फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हमारा एक बड़ा मशहूर शो चलना बंद हो जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? तो फिर मैंने कहा कि ये जो दूसरा है, दोस्तों पे ही डाली जाएगी बात। अकेले तो मैं शो नहीं ड्राइव कर सकता, तो जी ही करेंगे बस आप। मैं बस ऐसे ही है, आपको पता है मेरे बारे में तो वैसे भी बहुत मशहूर है ऑडियंसेस कि मेरी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरी कुछ से नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, मैं एक दिल से ही एक सवाल उठता है जी, ये क्या एक गलत नाम है? बिल्कुल बहुत बड़ा गलत उलाम है। मतलब ये कि मेरी कोई से नहीं है। नहीं कौन सा? ऑडियंसेस, देखने वालों को हम ऑडियंस क्यों कहते हैं? ऑडियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं ना, वो व्यूअर्स होते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस होते हैं सामने बैठे होते हैं, जो सामीन होते हैं। अच्छा, सामीन। अच्छा, ये नाज़रीन है। ये नाज़रीन है, these are viewers। तो क्या ये हम अक्सर ऐसे क्यों कहते हैं कि ऑडियंस? आप हमारी बात सुन ले तो ऑडियंस तो वो होती नहीं है। कोई नहीं, क्रिएटिव लिबर्टी दे दें। हाँ। तो ये गलत उलाम है, बिल्कुल। इसको चेंज करने की जरूरत है। करें। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? व्यूअर्स हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत सारी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी नहीं है, बहुत 3-4 है, लेकिन वो बहुत बड़ी है ना, वो माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो सबसे पहले न्यूज़ लेके आते हैं। लेके आए, ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि बस न्यूज़ ऐसे ही आ जाए, बस कहीं से आ जाए। वो उसी की चीज़ थी तो उसको वही करेगा जब भी कभी आएगा, तो हम तो नहीं कर सकते। सो पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि मौला जट का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, पूरी दुनिया उस पर बात कर चुकी है। हम जो हैं सबसे पीछे हैं, बस यही क्योंकि लास्ट वीक हमारी एक तो तबीयत नहीं ठीक थी एंड सेकेंडली एसएम वाज नॉट अवेलेबल, तो हम मौला जट का ट्रेलर का रिएक्शन या ट्रेलर पे रिव्यू या ट्रेलर पे गुफ्तगू जो थी हम नहीं कर पाए, वो हम आज इस वीक हमने सोचा कि करें क्योंकि एक हमारा भी एक ओपिनियन है जो जाना चाहिए। सो मून, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि मैंने वो ट्रेलर को 2-3 बार देखा। पहली बारी रत्ते सामने एक शेर आया है। क्योंकि इतना वास्ट है, इतना उस तरह से है, तो उसको एक दफा देख के आपको समझ नहीं आएगी। यस, डू यू थिंक इट वाज वेरी फास्ट? इट वाज वेरी फास्ट, आपको समझ नहीं आएगी, एक दफा देखेगी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ऊपर से मैंने वो मौला जट मूवी भी नहीं देखी हुई, वो जो हमारी जिसके ऊपर, हाँ, मौला जट 1, तो इसलिए नहीं देखी अरसलान। मैंने सुना कि उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है और वायलेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, इतना ज्यादा वायलेंस है? अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा, योर फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक कि बहुत ग्रैंड है एंड वेरी फास्ट। हाँ, वेरी फास्ट। ओके, एंड उसके अलावा जो चीजें मुझे पसंद आई, अगर उसके बारे में बात करूं तो मुझे जो है वो सबसे ज्यादा क्या नाम है उनका? हुमायूं मलिक का नाम मूवी में क्या दारो है शायद? दारोनाथ। इतना खूबसूरत उनकी डायलॉग डिलीवरी है। मैं अगर सिनेमा में गया भी ना, लिटरली
तो वो हुमायूं मलिक की वजह से जाऊंगा। उसके अलावा अगर हम कास्ट की बात करें तो आपके वो जो नेक हो गए, क्या नाम है उनका, हमजाली अब्बासी, उनका कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया। नूरी नत का, फवाद खान के बारे में जहाँ तक बात, बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम है। उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे थोड़ी सी वीक लगी, शायद वो पंजाबी में इतने वो नहीं है। अच्छा, मेरा ना इस पे बहुत लाउड थे और वो उसके साथ इट वाज वेरी लाउड। ओके, इसकी मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि व्हाई इट वाज वेरी लाउड एंड बट अगर हम बात करेंगे एक्सेंट्स की तो आई लाइक उसका एक्सेंट ज्यादा हमजाली अब्बासी का एंड हुमायूं मलिक का थोड़ा सा ड्रामेटिक है एंड अगर हम बात करें तो जैसे पूरे इंटरनेट ने बात करी कि माहिरा खान का है, बट अबाउट इतना बड़ा 2-2.5 मिनट का मतलब आपने ट्रेलर दिया और उसमें सिर्फ एक डायलॉग है, वो भी माहिरा डायलॉग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर हम ओरिजिनल मोला जट की बात करते हैं तो बेसिकली जो माहिरा का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर ओरिजिनली जो ओरिजिनल मूवी थी फिल्म में वो आस्किया ने प्ले किया था। अच्छा, वैसे बाय द वे आज मैंने एक बुक भी साथ रखी हुई है क्योंकि यू नो दैट कि मुझे अक्सर जो है नाम भूल जाते हैं, आई एम वेरी बैड इन नेम्स, मुझे अपने दोस्तों के नाम भूल जाते हैं। ये तो मुझे आप अक्सर एहसन कह देते हैं। हाँ, तो ये तो फिर एक ऐसी फिल्म है जिसपे हम बात करने वाले। अच्छा, बाय द वे मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है पंजाबी दियां चुनिया फिल्मा, यानी कि ये चोजन मूवीज है और ये जो है इसमें सारी पंजाबी फिल्मों के बारे में बात की गई है और ना सिर्फ पंजाबी फिल्मों के बारे में, और इसमें ये बुक भी पंजाबी में लिखी गई है। सो इसमें जो हमारे पास आसिया का कैरेक्टर था, मक्खो वाज प्लेड बाय मक्खोई सॉरी मक्खोई था और जिसको प्ले कर रही है माहिरा। तो आसिया का कैरेक्टर इतना ज्यादा ओरिजिनल फिल्म में भी इतना विजिबल नहीं था जितना कि बहन का कैरेक्टर था, दारू का, जो नूरी नत की बहन बन रही है, यानी कि हमजाली अब्बासी और हुमायूं मलिक आपस में बहन भाई होंगे और इनका तीसरा भाई होगा गौहर रशीद जो कि हाँ जी, जो कि प्ले कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर का नाम होगा माखानात। ठीक है, सो ये नूरी नाथ और माखानात दोनों भाई हैं और इन तीनों का ये तीनों सिबलिंग्स हैं और उस साइड पे वी हैव मोला जट और मोला जट की भी बहन है शायद। मोला जट की बहन नहीं, भाभी है। अच्छा, ठीक है, भाभी होगी क्योंकि वो भाभी के सबसे पहले होता है कि फिल्म में शुरू होता है एक रेप सीन से स्टार्ट होती है, वो आलिया प्ले कर रही है। अच्छा, अब द थिंग इज कि आलिया कौन हुए लेकर रहा है इस फिल्म में, वो नहीं बताया। मुझे ट्रेलर में लगता है आपने देखा होगा एक जगह पे डांस हो रहा है, रेड कपड़े में एक लड़की डांस कर रही है, उनका नाम ट्रेलर में लिखा हुआ है, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, तो मुझे लगता है दैट गर्ल विल प्ले आलिया वाला पार्ट, वो जो रेप विक्टिम है, जो रेप विक्टिम होगी, जिसकी वजह से ये असल लड़ाई स्टार्ट होती है। मैं ओरिजिनल की बेसिस पे सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा हो, क्योंकि आपने तो मूवी देखी हुई है ना। मैंने देखी हुई है और अगर आप लोग अगर मैंने इस पे बहुत एक डिटेल्ड एक वीडियो भी बनाई हुई है थ्रोबैक थर्सडे में, जो हमारा सीजन 1 था, और आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अच्छा अरसलान, मैंने ट्रेलर में एक चीज बहुत मिस की जी, मोले नु मोला ना मारे थे, मोला नहीं मारता। ये आपने मेरी बात खा ली। अच्छा, मैंने आपकी बात खा ली है क्योंकि आपने मुझे अच्छा द थिंग इज मोला जट 2 डायलॉग्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। एक है मोले नु मोला ना मारे थे, मोला नहीं मरता। उसकी एक उन्होंने रीडिफाइंड वर्जन बोला है कि अब इस होते मोले नु मोला ही बचाएगा। अच्छा, ओके, जो कि अली अजमत ने किया है, आपने देखा होगा वो जो एक उन्होंने एक अरीना सा बना हुआ है जिसमें वो लड़ाई हो रही है जी, वो बिल्कुल स्पार्टिकस टाइप। हाँ, तो इसके तो कहीं ना कहीं, लेकिन द थिंग इज कि वो बहुत जरूरी था, वो एक हाईलाइट है। मोले नु मोला ना मारे, इसके बगैर तो मोला जट है ही नहीं कुछ। मतलब अगर आप बना रहे हैं तो एटलीस्ट आपको वो डालना पड़ेगा। हाँ, और राइटर भी वही है। एंड सेकंड जो एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है वो है नवा है सो, चूंकि ये एक नई मूवी आ रही थी रीडिफाइन, तो वो आपको ऐड करना चाहिए था, बट आई फील ये 2 डायलॉग जो है वो हाईलाइट है ओरिजिनल मोला जट के, तो ये दो नहीं मुझे ट्रेलर में नहीं नजर आया, मुझे बार बार देखना पड़ा, मुझे एंड तक आखिरी सेकंड तक देखना पड़ा कि शायद ये डायलॉग आएगा। अच्छा, ये एक तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल के बारे में थोड़ी सी। बहुत सारे लोगों को मसला है कि ये फिल्म पंजाबी में है। डू यू हैव एनी कंसर्न्स? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, पंजाबी लैंग्वेज मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में समझी जाती है, लेकिन कराची वालों के लिए तो इशू होगा। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा, समझते हैं वो, मतलब बोलना नहीं आती बट दे अंडरस्टैंड पंजाबी मेरे ख्याल में। अच्छा, अंडरस्टैंड पंजाबी, बट द थिंग इज कि ट्रेलर भी इतना डिफिकल्ट पंजाबी में था।
अच्छा मुझे नहीं फील हुआ क्योंकि मैं पंजाबी हूं। आप थोड़ा नॉर्मल के हिसाब से सोचो ना। हाँ थोड़े से डिफिकल्ट वर्डिंग थी बिल्कुल, थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड। इवन जो वो कहता है कि वो जो उसका मेरे उसका नाम लेके कहता है कि कब्र चो उठाया है, वो तो वो नहीं समझ आती मुझे, ठीक है। फास्ट पेस पे तो था। सो इस पे क्या कहेंगे कि क्या पंजाबी फिल्मों की इतनी जो है इम्पोर्टेंस हमारे सिनेमा में क्यों इतनी ज़रूरी है? यार पंजाबी फिल्में देखो ना, पंजाबी फिल्में भी सिनेमा की रिवाइवल की अगर हम बात करें तो हमारी रिवाइवल में भी पंजाबी फिल्मों का बहुत रोल रहा है। जैसे हम चूड़ियाँ की बात करें, मेरे ख्याल में हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कौन सी थी? चूड़ियाँ ही रही थी, ठीक है। तो पंजाबी फिल्मों की इंपॉर्टेंस को तो आप नहीं डिनाई कर सकते ना। और पंजाबी फिल्मों की व्यूवरशिप मेरे ख्याल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हम ओवरऑल अगर बात करें मूवीज में। तो इसमें ये एक बड़ी अच्छी मुझे एक मशहूर डायरेक्टर है, उन्होंने एक दफा बात की थी। कौन से डायरेक्टर है वो हमसाया मुल्क के हैं। अच्छा ओके, मैं नाम नहीं लेना, वो कोई कॉफी और चाय वाला ओके हाँ ठीक है, चलो चाय कॉफी वाला शो करते हैं। करण जौहर की बात हो रही है, तो चाय कॉफी वाला जो शो करते हैं, तो उन्होंने एक दफा बोला कि हर फिल्म इंडस्ट्री की एक वो होती है, एक जॉनरा होता है, हर इंडस्ट्री का भी एक जॉनरा होता है, हर वो जो कि अपनी देखने वालों के हिसाब से उस जॉनरा की मकबूलियत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में हमारा जॉनरा उनका मोस्टली इस तरह से है कि एक्शन और एक विलन होगा, एक हीरो होगा जिसे सबको बचाना है, और उनका मोस्टली ये वाला एक कह लीजिए कि एक फार्मूला है जिस फार्मूले पे उनकी हर फिल्म ज़्यादातर फिल्में चलती हैं। सो हम अगर हम हॉलीवुड में जाते हैं तो वहाँ पे सुपर हीरोज़ का एक फार्मूला है। इस फार्मूले को चेंज किया गया 2000 में, 2001 2003 में, जिसमें लगान टाइप फिल्में आने लग गई और दिल चाहता है टाइप फिल्में आने लग गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अवाम सिनेमा में आना बंद कर दी। अच्छा ये भी हुआ है ओके, इट्स एक्चुअली ट्रू। ओके अवाम ने सिनेमा आना बंद कर दिया क्योंकि अवाम के डायनामिक्स नहीं मैच करते थे जो अवाम सिनेमा जाती है, ठीक है। फिर दबंग आई जी, और फिर दबंग ने एक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, बिल्कुल वापस आ गई सारी, वो वापस वही एंग्री यंग मैन वाली फिल्में आना शुरू हो गई। उसके बाद बाहुबली टाइप फिल्में उधर हिट होना शुरू हो गई। और अगर हम आज 2022 की भी बात करते हैं तो आज भी इस वक्त 2022 की सबसे बड़ी फिल्म इंडिया की RRR है, बिल्कुल ऐसी है, और जो कि उसी फार्मूला पे बिल्कुल है। ऐसी है। सो उस फार्मूले की जब हम बात करते हैं तो हमारा लॉलीवुड का फार्मूला इज गंडासा कल्चर। सो यस, गंडासे की इम्पोर्टेंस है, गंडासा आपकी ऑडियंस को खींच के लाएगा सिनेमा घरों में। बट प्रॉब्लम इज कि अब मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं। अब मल्टीप्लेक्स वाले में हमेशा ये बात कह के मर जाऊंगा कि मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंस है वो लॉलीवुड की ऑडियंस नहीं है। वो लॉलीवुड वाले वो नहीं है जो लॉलीवुड देखते हैं, वो कभी भी मल्टीप्लेक्स नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लेक्स वाली आवाम वो हैं जिन्होंने आयरन मैन देखनी है, वो हॉलीवुड जाएंगे, जिन्होंने स्पाइडरमैन देखनी है, या जिन्होंने थॉर देखनी है, या डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी है। बिल्कुल ऐसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स वाले वो लोग हैं जो इतना पैसा लगाएंगे, वो इस तरह की फिल्में देखेंगे, ठीक है। उनके पास लॉलीवुड का कोई एक्सपोजर भी नहीं है, और वो देखना चाहते भी नहीं है। मतलब अगर आपके पास लेट्स सपोज को हॉलीवुड की मूवी है और अवाम का उसमें इंटरेस्ट भी है, तो क्यों कोई जाके इस तरह की मूवी देखेगा। बट ये इस तरह की फिल्म है जो कि अब शायद हमारी आवाम पे ज़्यादा जोर से देखे, क्योंकि अब इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जिस टाइप पे ये कास्टिंग भी रिवील हुई थी उस वक्त बड़ी रेलेवेंट कास्टिंग थी, बहुत, क्योंकि हुमायमा और माहिरा फेमस हुई बोल से। माहिरा पाकिस्तान में काम करने लगी और फिर हुमायमा इंडिया चली गई, और फिर माहिरा भी इंडिया चली गई, तो हुमायमा वर्सेस माहिरा था सिंस बोल। फिर उसके बाद फवाद खान वर्सेस हमजा लिबासी भी था, क्योंकि हमजा लिबासी को एक टाइम पे उतनी शोहरत मिली जितनी फवाद खान को भी मिली। सो ये उस एतबार से बड़ी रेलेवेंट कास्टिंग थी। तो ये उस एतबार से भी लोग बहुत ज्यादा सिनेमा घरों में आएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, और पैसा भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। पैसा तो बहुत लगा हुआ है। हाँ, इसके अलावा और क्या बात हम इस फिल्म में कर सकते हैं? काफी बातें मैं बहुत कर सकता हूँ। जैसे अब देखो ना, हम साये मुल्क से भी इसकी एप्रिसिएशन आ रही है, अनुराग कश्यप ने इतनी तारीफ की। इसके अलावा अच्छा, एक हम बात करना चाहेंगे कि जो ओरिजिनल मूवी थी
जिसकी वजह से एक सेंसर बोर्ड बनना शुरू हुआ, उसी की वजह से उसकी वजह से सेंसर बोर्ड तो नहीं, बेसिकली फिल्म बीनो की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ। ये फिल्म शुरू से एक कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है, ना सिर्फ क्योंकि ये वाली मोला जट बल्कि पिछली मोला जट भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उस फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस था। इतना वायलेंस था कि मैंने आपको जैसे बोला कि एंड में आपको कटे हुए अज़ा नजर, बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं, किसी का हाथ पकड़ा हुआ है तो किसी का सर काटा हुआ है, तो उन्होंने वायलेंस की इंतहा कर दी। और अभी ये इसका सेंसर्ड वर्जन है, उसका सेंसर्ड वर्जन है। इससे पहले जो मूवी थी उसमें और बहुत कुछ था। तो हुआ ये कि जब ये फिल्म आई तो सेंसर ने बोला कि आप ये फिल्म उतार दें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है। सोचो हमारा सेंसर बोर्ड कह रहा है कि इसमें वायलेंस है, ठीक है, और 80s में, उस जमाने 1979 में रिलीज हुई थी ना ओरिजिनल। तो उसके बाद जो हमारे प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर लेने के बाद फिर कोई फिल्म 3 साल तक सिनेमा घरों में चली और इवेंचुअली वो सेंसर बोर्ड केस यानी कि उन्होंने इसका डिसमिस कर दिया और फिल्म उन्होंने उतार दी। तो द थिंग इज कि ये फिल्म आज ना सिर्फ आज बल्कि तब भी कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। कुछ एक और फैक्ट जो मुझे इधर ऐड करने का दिल कर रहा है वो ये है कि जट एंड बॉन्ड एक सीरीज आई थी जिसमें भी फवाद खान थे। तो फवाद खान मोला जट एक सेकंड टाइम कर रहे हैं। सो ये उनकी एक कह लीजिए कि फेम था उस जमाने में, क्लेम टू फेम बोलते हैं कि जब इनको मोला जट से बड़ी पजीराई मिली तब ये ईपी बैंड में थे। सो मोला जट फवाद खान सेकंड टाइम कर रहे हैं अगर देखा जाए। इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे लगा इधर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। फिल्म के एंड में आई ऑलवेज से कि फिल्म के एंड में हम कहते हैं कि गंडासा कल्चर नहीं होना चाहिए था, गंडासा कल्चर ने 80s में फिल्मों को बर्बाद कर दिया, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा उस चीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं है, आपत्ति नहीं है कि जो चीज़ अगर आवाम देख रही है और उसमें प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है तो इस तरह का एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आप, लेकिन फिर उसके बाद प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इस तरह की 4 फिल्में बना रहा है तो एक फिल्म ऐसी भी बनाए जो सिर्फ आर्ट रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि आर्ट भी प्रमोट होता रहे और पैसे भी बनते रहे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो है ना ये, ठीक है। जो सेकंड एक चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी थी वो ये थी कि फिल्म के एंड में मोला जट कहता है कि ये गंडासा जो है ये बहुत जो इंसानियत का दुश्मन है, तो इसको जो है ना वो कर देना, तोड़ देना चाहिए, और वो तोड़ दे भी देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काश ये सबक हमारे प्रोड्यूसर भी ले लेते कि गंडासा जो है छोड़ दो, ये हमारे फिल्म का दुश्मन है और उसने फिर फिल्म इंडस्ट्री पे क्या क्या मसाइल स्टार्ट हुए, क्योंकि हमारा डाउनफॉल उसी एरा से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और चीज़ जो मैंने इधर शो करनी थी कि जब इंटरनेट नहीं होता था तो फिल्मों के ट्रेलर्स जो थे किस तरह से आते थे। तो होता ये कहता है कि ट्रेलर तो नहीं आता था, कास्ट अनाउंस कर दी जाती थी, आपको मैगजीन्स में पता लगता था कि फॉर एग्जांपल सभ्या संतोष की फिल्म आ रही है और ये चीज़ें होंगी, और आपको एक डेट दे दी जाती थी। जब तक डेट आती थी तो तब एक पोस्टर आ जाता था, और पोस्टर से पहले एक गैलरी जो हो एक सिनेमा की होती है तो उसमें आपको बड़े बड़े ऐसे फ्रेम्स नजर आते थे जिसमें फिल्म के शॉट्स लगे होते थे। तो आप उन फिल्म की शॉट्स देख के जज करते थे कि आपने फिल्म देखनी है कि नहीं, जिनको बोलते हैं फोटो सेट्स। तो फोटो सेट्स जो हैं मेरे पास कुछ फिल्मों के मौजूद हैं। मैं जैसे आपको मोला जट का मेरे पास है, मैं आपको कुछ जैसे समझाने के लिए कि 90s तक ये फोटो सेट्स बनते हैं टिल कोई तुझसा कहाँ। उसके बाद हमने कभी किसी फिल्म के फोटो सेट्स नहीं देखे क्योंकि अब ट्रेलर वगैरह आ जाते हैं। तो जैसे ये एक मेरे पास फिल्म का फोटो सेट है, दिस फिल्म इज कॉल्ड ड्रीम गर्ल। ओह यू शट अप। मेरी जैसी क्या था, मेरे जैसा कोई हाँ मैं हूँ ड्रीम गर्ल। खैर अच्छा, ये ड्रीम गर्ल का एक फोटो सेट है जिसमें आपको नजर आ रही हैं निर्मा और एक मीरा भी है इस फिल्म में। तो ये भी जो है एक उसी फिल्म का मेरे पास एक फोटो सेट है। जैसे ये एक फोटो सेट है मुसर्रत शहीन की फिल्म का हसीना एटम बम। ये तो बहुत ही एटम बम है भाई। ठीक है। सो इसी तरह का एक फोटो सेट जो हमने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा हुआ है ओरिजिनल मोला जट का, वो है ये। ये आपको उस वीडियो में भी जरा क्लियर नजर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा फरसूदा सा है, बट ये ओरिजिनल फोटो सेट का एक फोटो सेट है जिसमें से देखिए सुल्तान राही यहाँ पे आपको मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही नजर आ रहे हैं, जो कि सुल्तान राही जो है वो है मोला जट और ये है नूरी नाथ। अच्छा एक और चीज इस फिल्म से मैंने वही कहा ना कि आज हम बहुत सारा मोला जट करेंगे क्योंकि मोला जट
मुझे लगता है कि वो एक हमारा बहुत एक हमारी फिल्म में उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। मोला जट जो है जो ये वाली फिल्म लिखी है मोला जट नासिर अदीब ने ओरिजिनल, और ये वाली भी नासिर अदीब ने ही लिखी है। इसके अलावा मुझे एक और बात करनी थी जो कि मुझे भूल गई है। नासिर अदीब का इंटरव्यू तो नहीं आपने डिस्कस करना था? नहीं, वो मैंने नहीं करना। आप क्या करना चाहते करें? ये हमने ना नासिर अदीब साहब का इंटरव्यू किया था परसोना के ज़माने में, जब परसोना अहमद करते थे। तो अनलकीली वो 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू जो है वो हमसे लॉस्ट हो गया किसी तरह से। तो मुझे बड़ा दुख होता है। आई विश कि वो अब आता तो कितना रेलेवेंट होता वो, क्योंकि उसमें मोला जट 1 और मोला जट ये जो लेजेंड है मोला जट है उसकी बहुत डिटेल में बात की थी नासिर अदीब साहब ने। बात हुई थी। यस, यू आर राइट। तो दुख है। तो ये अच्छा मुझे याद आ गई बात। सो मुझे 2 चीज़ें जो कि कमी नजर आई इस ट्रेलर में। इसके बाद हम इसको मोला जट को कंक्लूड कर देंगे क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली। हाँ, नंबर 1 जो ओरिजिनल मोला जट थी उसमें गाने थे। अगर आपको याद हो, जैसे वो गाना था झांझर कर तेनु प्यार ओए मैं मर गई। तो ये बेसिकली जो धड़कन का गाना था, नाना करते प्यार, वो इधर से लिया गया है, इधर से इंस्पायर्ड है। सो इसके अलावा ऐथे मेला आप दसेगा, वेला आप दसेगा, केड़ा मारदा मर्द मैदान इथे। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। शुरू में एक रेप विक्टिम जो होती हैं आलिया, उनका एक गाना मुझे बड़ा फेवरेट है। सो तोड़ सुट्टा चूड़ियां ना, तोड़ सुट्टा चूड़ियां नहीं, रोवे मानते ओके। वो बड़ा प्यारा गाना है। सो गाने मुझे अभी इस फिल्म में आए नहीं है, मे भी आएंगे चूंकि हमें कुछ डांस सीक्वेंसेस नजर तो आए हैं, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी गाने होंगे। आइटम नंबर शायद हो कोई। हाँ, लेकिन हमें अभी फिलहाल इसमें कम नहीं नजर आए। तो 2 महीने हैं अभी फिल्म में आने में, तकरीबन 13 अक्टूबर मेरी सालगिरह से 5 दिन पहले ये फिल्म आ रही है। हाँ। तो आपको हम ना मोला जट दिखा के आपको गिफ्ट देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तेरी जिद्द मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए रहने मौले। सेकंड जो चीज़ मैंने मिस की वो था ह्यूमर। ओके। इवन ये जो हीरो और विलन है उसका भी बहुत इसमें ह्यूमर था। ओके। इवन जो इन लड़कियों की आपस में जो केमिस्ट्री थी, आलिया नहीं सॉरी चकोरी जो कि दारोनत थी उसमें ओरिजिनल में, एंड आसिया, उनकी बड़ी मजे की केमिस्ट्री थी। वो मुझे थोड़ी मिस लगी। आपको दिखाना चाहिए, नहीं, मायरा का और हुमायमा का एक क्लोजअप होना चाहिए था। बाकी वो हमें बहुत कम नज़र आया। सो वो वाली चीज़ें हमें देखने की बहुत मुझे एक थोड़ी सी तमन्ना रही। और इसके अलावा सेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत खूबसूरत। अब मुझे सिर्फ दुख ये है कि आई विश ये फिल्म उतने पैसे कमा ले जितने कमाएगी इंशाल्लाह। आई एम वेरी श्योर। तो इसी के साथ मोला जट की रिलेटेड सारी बातें खत्म हुई। नमस्ते। हाँ, और इसी के साथ ही हम आपको लेके चलते हैं एक कॉन्सर्ट पे। हमने स्पेशल सिंगर मंगवाए हैं पतोकी से सिंगर है। जा तुझे माफ किया, बोले गाए, सिंग एवरीबॉडी। हाँ। जा तुझे माफ किया, आप भी गाएंगे तो फिर मैं गाऊंगी। जा तुझे बस। सो ये क्या था? ये एक एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि हमारी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह टैलेंटेड जिन्हें कहते हैं, मुझे कहते हैं जी हीरा मानी। हाँ। क्या कहती हैं वो किसी कॉन्सर्ट पे गई और वहाँ पे ऑडियंसेस के साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपना गाना गा के। चलो ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाह रही थी अपना गाना गा के, जो कि उनका बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है जा तुझे माफ़ किया। और वो उन्होंने ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए, इंगेज करने के लिए कहा कि आप भी मेरे साथ गाएं। मुझे एक बात जबकि ऑडियंस ने उनको माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं गाएंगे, आप बहुत अच्छे ऑटो ट्यूनर के साथ गाती है। ऑटो ट्यूनर यहाँ पे नहीं था। मेरे साथ आप सबको गाना होगा। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया। आवाज नहीं आएगी तो मैं वापस स्टार्ट नहीं करूंगी भाई। जा तुझे माफ किया, सबने कहने जोर से। तो मुझे एक बात बताएं, तो ये ओरिजिनल जो है जा तुझे माफ किया, ये हीरा मानी नहीं गाया? हाँ, नहीं, नो कोई और सिंगर है। हाँ, तो मुझे एक चीज पूछनी है, पिछले कुछ अरसे से हीरा मानी इतने कॉन्सर्ट्स क्यों कर रही है? यार उनकी मर्जी, वो मानी की बीवी है।
वो हीरा मानी है, वो करती है, वो नए नए काम आपको नहीं पता करती रहती हैं। कभी वो कहती जी आई एम कमिंग विद माई परफ्यूम, कभी वो कुछ, तो शी ऑलवेज ट्राई टू डू मतलब न्यू थिंग। मुझे तो बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो उनका परफ्यूम आया भी है? आया भी है, पता नहीं आया है कब आए कब गए। नहीं आ गया। आपने ट्राई किया? नहीं मैं क्यों ट्राई करूंगा। आप फैमिली में किसी को लेके दे। नहीं मुझे तो अच्छा नहीं तो मेरी बात सुनो, इस चीज से कितना तुम्हारा वो तुम करते हो कि फॉर एग्जांपल कोई एक सिंगर है, सॉरी एक एक्टर है और वो अपने क्राफ्ट की बजाय एक डिफरेंट चीज में घुस जाए और वो करे, जैसे मैं इसकी बहुत खिलाफ वर्जी करूंगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बाद में, आपकी फेवरेट नहीं आप सब करें स्टार की। यार देखो, आपको जो काम आता है ना, जिस काम में आप परफेक्ट हो, मतलब एक्टिंग जैसे है, हीरा मानी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो आप उधर ही रहे ना, आप इधर उधर क्यों भटकती हैं। मुझे पता है कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, और आर्ट जो है वो बहुत एक आपकी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, लेकिन ये आर्ट नज़र आता है, ठीक है। पेंटिंग आप कर रहे हो, वो आर्ट, आप आर्ट के पीछे आर्टिस्ट नहीं नज़र आता, लेकिन ये एक ऐसा आर्ट है जो नज़र आता है, एविडेंट है। तो आप ना करें ना वो जो काम आपको नहीं आता, ये कहूँगा मैं इसके बारे में। जैसे कुछ एक्टर्स जो हैं, हमारे कुछ एक्टर्स जो हैं, पहले वो चले जाते हैं मॉर्निंग शो होस्ट करने, फिर बाद में वो ये कहते हैं कि जी एक्टर्स मॉर्निंग शो होस्ट पर पेट में तो तुम्हारे दर्द है उस दिन से जिस दिन से ये स्टेटमेंट आई। ये स्टेटमेंट क्यों आई है नादिया खान, आपने क्यों किया है? हम यहाँ पे हीरा मानी की बात कर रहे हैं, आप नादिया खान की डिस्कशन आपने अरसलान में बात शुरू किया कि आर्ट अपने आर्टिस्ट अपने आर्ट और आर्टिस्ट को अलग अलग करने की बात हो रही है ना। हाँ ठीक है, तो इधर आपको लगता है कि नादिया खान एक्ट्रेस भी है और मॉर्निंग शो होस्ट भी है? नादिया खान इज अ गुड मॉर्निंग शो होस्ट। इज शी अ गुड एक्ट्रेस? आप अभी पहचान में देख रहे हैं उनको? नो शी इज नॉट, बट उनका क्लेम टू फेम एक्टिंग नहीं है। नहीं है तो फिर वो क्यों लोगों को के ऊपर भी इल्जाम? तो वो प्रोड्यूसर्स को कहे ना, वो उनको कास्ट करते हैं। अच्छा ओके, हाँ। हम वालों से बात करूंगा मैं। अभी एक और नए ड्रामे भी वो आ रही हैं बाय द वे, वहशी में। हाँ, अच्छा खैर, आप नादिया खान को हर भाषा। अच्छा, हीरा मानी खैर मेरी बड़ी फेवरेट है। हाँ, मुझे दुख हुआ दिल से, कसम से मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने इतने प्यार से अपनी ऑडियंस से कहा कि प्लीज मेरे साथ गाएं, किसी बंदे ने उनको माफी नहीं दी, कहा कि नहीं बहन अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारे साथ नहीं गाएंगे। आप बताएं ना, आपका क्या इसके बारे में वो है? ओके, हमारे पास हमारी जो ये हिस्ट्री है, तो वी हैव सो मेनी आर्टिस्ट जो गाते भी हैं, एंड हाँ, बुशरा अंसारी जी हैं, इतना अच्छा गाती हैं। बुशरा अंसारी हैं, देन वी हैव नूरजहां। हाँ, स्टार्ट नूरजहां से होता है। एक्टिंग भी उन्होंने स्टार्ट एक्टिंग और वो अपने गाने खुद गाती थी। देन वी हैव सलमा आगा, देन वी हैव, अगर हम आजकल की बात करें, मैं विषयात, एंड देन वी हैव सजल अली। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपना गाना गाया। बट कहीं ना कहीं इन लोगों को पता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, लाइव नहीं गाते थे। मतलब लाइक नूरजहां को तो खैर साइड पे करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैं विषयात एंड सजल अली। तो वो लाइव नहीं गा पाए प्रॉपर्ली, जितना मतलब ठीक है एक गाने रिकॉर्डिंग की हद तक समझ आती है, लेकिन उसके बाद इवन मैं तो ये कहता हूँ नेहा कक्कड़ भी लाइव इतना अच्छा नहीं गा सकती है। तो लाइव गाना भी एक आर्ट है बिल्कुल, और उस आर्ट को अगर आप इस तरह से करोगे कि सिंग विद मी, तो वो नो वन इज गोना सिंग विद यू प्लीज। सो पहले तो ये गाना वैसा नहीं था कि आप लंदन में गा रही हो और आप अगर कोई उधर हीरा मानी को जानता है तो फिर तो वो उस गाने को जानता होगा। हाँ जानते होंगे यार, सारे जानते होंगे। जा तुझे माफ किया बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है, ऑडियंस बहुत ज्यादा थी वहां पे जी, और सबके लोग हंस रहे थे यार, लिटरली अगर आप देखें ना उस क्लिप में लोग हंस रहे थे। हाँ। तो ये कितनी बड़ी है, तो नहीं उनका बाद में जवाब भी आएगा ना, तो आप लोग कमेंट करो, हम जो मर्जी करें। हाँ कैसे हो? ठीक ठाक बैठे हुए हम लोग लंदन के अंदर इस वक्त, इतने होशियार बैठे हुए हम सबके लिए। खाड़ लो जो खाना कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। खुश रहो यार, खुश रहो, चिल करो। I love you all। हमें फिर भी मोहब्बत है आपसे, जो मर्जी कर लो। क्या अच्छा एक इस चीज से तुम एग्री करते हो, एक आर्टिस्ट जो है हम उसको इतनी लिबर्टी दे दे कि वो जो मर्जी करे? नो, क्यों लिबर्टी दे भाई? जो तुम्हारा काम है, जिस हद तक सीमित हो तुम वही करो। तुम इधर उधर क्यों हाथ पैर मारने की कोशिश? तुम माशाल्लाह या तो होगा तुम्हें को पैसों की कमी हो, आई डोंट थिंक सो कि हीरा मानी को ज़रूरत है पैसे मज़ीद, मतलब इस तरह से सिंगिंग से कमाने की। माशाल्लाह एक्टिंग से वो कमा रही। इब्ने हवा ड्रामा भी परसों उनका ख़त्म हुआ है। अच्छा। तो काम कर रही हैं वो, मतलब एक्टिंग में काम कर रही हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप अदर वेज जो हैं वो करें। परफ्यूम का ब्रांड आपका आया है, बड़ी अच्छी बात है। परफ्यूम क्यों फंसा हुआ है तुम्हारा? मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि आप बिजनेस से माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रही हैं,
तो आपको नहीं ज़रूरत इस तरह कॉन्सर्ट करने की। ठीक है। सो आप मुझे बताएं ऐसी जो चीज़ें जिसमें हमारा कोई कंसेंसस नहीं बनता, तो उसमें हम ऑडियंस नहीं हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कमेंट्स में बताएं कि हम आपका क्या राय है इस बारे में। ठीक है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेरी न्यूज़ जो है वो फोटो सेट में छुप चुकी है। आपने देखे ना पंजाबी दिया चुनिया फिल्मा दे विच, चुनिया में मेरी जो है न्यूज़ रह गई हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी ये है वो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि 14 अगस्त को यूजुअली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अनाउंस करते हैं जो गवर्नमेंट अवार्ड्स उन्हें देते हैं, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है और सितारा पुरस्कार कहते हैं उनको, अवार्ड्स को पुरस्कार देते हैं। हाँ, इसको हिंदी में पुरस्कार बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं? एजाज। हाँ ठीक है, एजाज़ात से नवाजते हैं प्रेसिडेंट साहब हैं। तो उस एजाज़ में 8 साल हमारे मीडिया से रिलेटेड भी कुछ नाम आते हैं जिनको ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है। तो हमें इस दफ़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में जो नाम दिए गए हैं उनमें है कवि खान। हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम है माशाल्लाह से। आपको नहीं लगता देर हो गई? हम हमेशा देर कर देते हैं। आप देखें ना दुर्दाना बट के मरने के बाद उनको मिला था ये अवार्ड, नीलो को मरने के बाद मिला था। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कवि खान को तो उनकी जिंदगी में माशाल्लाह से चलो शुक्र है जिंदगी में मिल गया, लेकिन अभी मिलना 23 मार्च को है। और अल्लाह उनकी सेहत रखे और उनको अवार्ड लंबी जिंदगी। एक नेक्स्ट है आपकी फ्रेंड जी, निकाह की डायरेक्टर संगीता जी जी, बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। उन्होंने बहुत बड़ी फिल्में दी हैं, वेल डिजर्व्ड है। मिस इस्तांबुल, मिस फलानी, मिस वाला सिलसिला ही इन्होंने शुरू किया था। ये कॉपी उठा के ना तुम्हारे नाक पे मारने का दिल कर रहा है। संगीता की नहीं है, शमीम आरा की थी। सॉरी, मैं ना मिक्स कर देता हूँ, सॉरी। शमीम आरा को और संगीता को, आई एम सो सॉरी। आखिरी दफा हमने उनको स्क्रीन पे देखा था कदूसी साहब की बेवा में। नहीं, वो अभी ड्रामों में आई है बीच में। अच्छा, आई है? क्यों आई है? जो सोप नहीं चलते 7 वाले। अच्छा, 7 बजे वाले ड्रामे तो आप देखते नहीं है? नहीं देखता ना, वहाँ पे आए दिन संगीता आई होती है। अच्छा, इसलिए मेरी आंखों से स्किप हो गया होगा। इसके अलावा उनकी जो बड़ी पाकिस्तानी फिल्में हैं उनमें शामिल है निकाह, इंतहा भी संगीता जी का। इसके अलावा ये ड्रीम गर्ल, ओके जी। और इसके अलावा अभी आखिरी जो उन्होंने दानिश तैमूर के साथ फिल्म की, वो अल्लाह ना करे कोई देखे। कौन सी है? उसका नाम था तुम ही हो। अल्लाह मुझे अलाउ करे, अल्लाह नहीं। तुम प्लीज इसका टीजर ट्रेलर चलाओ अपने शो में। मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है। अच्छा, 2019 में। I'll watch। अगर आप चाहते हो तो मैं वो रिव्यू लगा देता हूँ। प्लीज थोड़ा सा लगाइएगा। I want to see तुम ही हो। उसमें मथीरा का आइटम सॉन्ग था। अरे वाह, हाँ। तो जिंदाबाद संगीता पुत्र। और उन्होंने उस फिल्म में जितने भी हीरोइनें डाली, आजू बाजू स्पोर्टिंग, उन सब ने लड़ाई करके अपना गाना डलवाया फिल्म में। सबका गाना है? सबका गाना है। ओके। 4 हीरोइनें, चारों का गाना है। दानिश तैमूर का नहीं है? दानिश तैमूर का है भी, उनका हर के साथ अलग अलग है। अच्छा, ओके, वाओ। वेरी बिग एल्बम ऑफ दैट। और उस फिल्म में आपको कुछ नहीं मिलता। क्यों? स्टोरी लाइन नहीं है? कुछ नहीं है। नहीं है तो खैर छोड़िए, हम संगीता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनका गंदा काम। देखो यार कितनी गलत बात है। ये तुम्हारे अंदर फर्क खान कहाँ से आ गई है? अच्छा, सोसाइटी गर्ल भी उनकी फिल्म थी। अच्छा, बस कर दो, भी बहुत सारी गर्ल्स आ गई। ड्रीम गर्ल, सोसाइटी गर्ल। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट जो नाम है वो है अरूज आफ्ताब। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, वो बड़ा हमारी इंडस्ट्री का नाम है, उभरता हुआ। हाँ, ग्रैमी अवार्ड भी मिला और उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाना गाया। जी। क्या नाम था उसका गाने का? मैंने नहीं सुना। तू मेहरम, ये कोक स्टूडियो वाला था। दूसरा था मोहब्बत करने वाले कम ना हो। फिर है नेक्स्ट जो नाम है उस पे तो फिर मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। मेरे पास इस टाइम ना कोई ढोलकी है, ना को मेरे पास तबला है जो मैं बजाने बैठ जाऊं। वो है ताफू जी। बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम म्यूजिक इंडस्ट्री का। ठीक है, और माशाल्लाह सुन वे बलोरिया अखवा लिया। हाँ, सुन वे लंबी ना अखवा लिया। ऐनक दे विच नक फसा लिया। यानी देखो स्टेज ड्रामा इफ्तिखार ठाकुर को कहते हैं। और मुंडा शहर लाहौर दा, जिनसे वो फेमस हुए। और फाइनली मैं बहुत उन्होंने कोक स्टूडियो में भी 1-2 दफा अपीयरेंस की है। आई एम वेरी हैप्पी कि उनको मिला है, इनको रिकॉग्निशन मिली है, वो भी जिंदगी में जी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बड़ा अपना नाम जिस समय बनवाया था। क्योंकि उस टाइम जब ये इंडस्ट्री में आए तो उसमें बहुत बड़े नाम थे। वी हैव ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे,
ए हमीद, तो उनमें एक इस तरह से इंडिजिनस किस्म का एक म्यूजिक डायरेक्टर आए और वो फिर वो इतना हिट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा। लेकिन आई फील लाइक कि इनको भी बहुत लेट दिया जा रहा है कि 60s से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उस ज़माने में वो अभी भी नूरजहां कह रहा हूँ, सॉरी, नसीबो लाल के साथ उनके अक्सर सिंगल्स आते हैं। सो यस, तो ताफू भी एक हमारा बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट वी हैव अंजो अंजो नी मेरा नाम। ये आप ऐड करा देना। ये करवा देंगे जी, अंजुमन। अंजो अंजो हाँ मेरा नाम, अंजो अंजो। अंजुमन का अंजुमन जी, एक्चुअली अंजो जी जी बिल्कुल। सो क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अंजुमन पे तो मैं बहुत खुश हूँ। रिकग्निशन मिली है, उनके इतने प्यारे प्यारे गाने हैं यार। मेरे तो मतलब आपका पंजाबी भी फिल्म इंडस्ट्री अंजुमन के बगैर नामुकम्मल है। शेर खान, देन वी हैव शोले का है रानी, वो गाना झांझर दी पावां झनकार। यस, शोले, आई लव दैट सॉन्ग। शोले का है झांझर दी पावां झनकार, एंड शेर खान का है तू जो मेरे हमेशा कोल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे गाने, बहुत गाने हैं। तुम्हें माई छैला, मैं तेरी लैला, कितने। आपका फेवरेट झांझर दी पावां झनकार है? मेरे भी काफी फेवरेट हैं अंजुमन के। सोनी दी तवीतड़ी नहीं पे? सोनी दी तवीतड़ी, देखो कितना प्यारा। एंड और कौन से गाने हैं? बहुत सारे हैं। मतलब आप, एक तो वो हमारा पिछले दिनों बड़ा फेवरेट कालका वे कालका, नहीं कालका वे कालका नहीं, वो जिसमें जो कि अंजुमन के करियर के आखिरी दिनों में था। ए अख काली काली तुरुरु तुरुरु, ए हर नीवर की चाल। अल्लाह माफ करे। तो अंजुमन के बड़े अच्छे गाने थे ये थोड़ा सार्कास्टिकली था। नहीं, अच्छे गाने किए हैं, बस कुछ फिर वो आपको पता है, फिर जा तुझे माफ कुछ हो जाता है, उस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और कौन है? देन आखिरी जो मेरे पास नाम आ रहा है वो है अमजद इस्लाम। अमजद बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर भी हैं, शायर भी हैं। एक जमाने में ड्रामे लिखते रहे हैं पीटीवी के, और शायरी तो उनकी से माशाल्लाह सभी वाकिफ हैं। जी। सो यस, ये इसी, और इसके अलावा थोड़े से मैं दो नाम लेता हूँ जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो जिनको दिया गया, नून दस्तगीर भट्ट और अरशद नदीम, जो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो इस वजह से भी दिया गया माशाल्लाह। तो इसी के साथ ये लिस्ट कंप्लीट हुई। बहुत सारे और भी नाम है, बस अल्लाह करे कि गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, क्योंकि अब आपने नोट किया होगा 2022 जो है हमारे जो है आर्ट के हवाले से, हमारे आर्ट ने पूरी दुनिया में बहुत नाम गाड़े हैं। जॉयलैंड जैसी फिल्म आ गई, रोज आफ्ताब को ग्रैमर मिल गया, बहुत सारे लोगों ने। यार बसूड़ी को इतनी रिकग्निशन मिली। बसूड़ी को आपने वो सुन लिया है? वो सुना मैंने, सुना। ये समझ नहीं आई मुझे, करने देना। अच्छा ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है कि अगर आपने कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद नहीं देखी तो दराज में आप 20 रुपए में देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर केस हो गया भाई, टीम ने केस कर दिया, अच्छी बात है। और उनको मानहानि का दावा किया है 5 मिलियन का, 50 मिलियन का। हाँ, मानहानि का दावा कर दिया है। मानहानि मतलब डेफेमेशन होता है, पता नहीं जो भी होता है, मुझे मानहानि का पता है, आई डोंट नो हिंदी में इसको मानहानि कहते हैं। उर्दू में नहीं आता, तुम क्यों बोलते हो? उर्दू में मुझे नहीं पता क्या। अच्छा ठीक है, सो द थिंग इज के दराज पे आई कायदे-ए-आज़म शायद थी या नहीं, आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं। आपने देखी है? मैंने तो स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। ओके मतलब प्रॉपर थी जो उन्होंने कहा। अच्छा, दराज पे यार ऐसे ही एड्स लगी होती हैं, 20 रुपए में यूट्यूब लाइफ टाइम एड फ्री हासिल करें, ठीक है, व्हाट्सएप लाल रंग में हासिल करें, व्हाट्सएप जामनी रंग में हासिल करें 2 रुपए में। दराज पे इस तरह की एड्स आती, मुझे नहीं समझ आती कि दराज को चलाक हो रहा है। आपने नहीं देखा ये जामनी और रेड वाला भी सीन है? ये था यार, अभी भी शायद मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ ना तो उसमें दराज की एड्स में ये एड्स आ रही हों कि व्हाट्सएप इस रंग में हासिल करें, हमेशा के लिए यूट्यूब एड फ्री हासिल करें। क्यों भाई, तुम मामे लगे हो यूट्यूब के? यूट्यूब इतने पैसे चार्ज करता है यूट्यूब प्रीमियम के, तुम्हें पता भी नहीं है। अच्छा ओके, सो अब हम बात करते हैं कि पहले तो हम पायरेसी पे बात करते हैं। आपका वैसे मून पायरेसी पे क्या टेक है? यार पायरेसी पे मुझे मेरा ये टेक है, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। फिल्में यूजुअली जो हॉलीवुड की या हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, वहाँ पे तो पायरेसी इज वेरी फास्ट। फिल्म कल लगती है, अगले दिन आपको हर जगह पाई जाती है।
लॉलीवुड ने अभी ये वाला दौर नहीं देखा, अभी नहीं देखा अभी तक किसी हमारे पास तो यार मंटो नहीं मैं देख पाया आज तक जिंदगी में। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे मंटो गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे सीजन जो कि हफ्ते हफ्ते पहले से लोग चैनल से ही चोरी करके लगा देते हैं, ये हुआ है मैंने खुद देखा है। तो फिर इधर क्या होगा? इधर कुछ भी नहीं होगा, दराज वाले ऐड हटा देंगे, फिल्म हटा देंगे, बात खत्म, 50 लाख दे देंगे, बात खत्म। 50 लाख दे देंगे? हाँ 5 करोड़ है, 50 लाख ये भी नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती मिलियंस में कितने सिफर होते हैं। 6 सिफर होते हैं। तो हाँ ठीक है, 5 करोड़ रुपया जो है दराज वाले दे देंगे, मुकमका करेंगे, इतना पैसा तो कमा ही लिया होगा उन्होंने। पायरेसी के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अरसलान देखिए जो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है और आपने अपने आप पे अवेलेबल करवानी है तो भाई आप बाय हुक और बाय क्रुक आप करोगे ही। अब मैंने मंटो देखनी है, मैंने बड़े लोगों के तरले डाले, ए देखो हाथ जुड़े ने, मैंने कुछ लोगों के तो पैरों को भी हाथ लगा दिया, मुझे मंटो दिखा दी, नहीं मिली कहीं पे, नहीं मिली कहीं पे। जियो वालों ने पता नहीं कौन से डब्बे में उसको बंद किया हुआ है। तो ऐसे ना करें प्लीज, मंटो भी रिलीज करवा दें। ओके हाँ। मेरा जो इस पे टेक है वो ये है कि दराज एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का एक C2C है, B2C है, B2C है हाँ। जिसमें यानी कि आपको कस्टमर तक इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है और वेल नोन है और बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। वहाँ की कोई क्राइटेरियाज नहीं होते कि आप बेच क्या रहे हैं? हाँ होनी चाहिए, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। कोई आपके रूल्स हैं, कोई आपके कुछ वाली वारिस कौन है? हाँ सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप एक बड़ा नाम है और आपकी एक अलायंस भी है बड़े बड़े ब्रांड्स जो बाहर हैं उनके साथ। बिल्कुल है। सो उसके बाद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपके पास कोई मुझे एक वर्ड नहीं आ रहा कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किस चीज़ को हमने बेचना है, किस चीज़ को नहीं बेचना होना चाहिए। मतलब अगर आप व्हाट्सएप जामनी पीले नीले रंग में बेच रहे हैं और यूट्यूब एड फ्री सारी लाइफ के लिए लाइफ टाइम यूट्यूब पे फंस जाओ तो वो मुझे भी दिला के देना ऐड फ्री, बड़ा मसला होता है मुझे भी। I'll go to Daraz and I'll show you Arslan। ओके सो उस पे अगर आप कायदे आज़म जिंदाबाद 20 रुपए में बेच रहे हैं तो ये तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी? 5 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी वो सिनेमाघरों में चल रही है, अभी हटी भी नहीं है। मतलब आपको कॉपीराइट्स के लॉ ही नहीं पता कि आपने किस तरह से किस चीज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल ऐसे है। सो बहुत ज्यादती की है इन्होंने। और इनफैक्ट मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हम दूसरी भी पायरेटेड चीज़ें देखते हैं बाहर की, इंडिया की चीज़ें की, वो वेबसाइट्स ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं पड़ी होती जी, वो बड़ी हिडन वे में होती हैं, वो तो ढूंढना पड़ता है आपको। आप गूगल पे जाके टोरेंट सर्च करें, आपको कुछ नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गूगल ने भी टोरेंट को जो है डिसअलाउ किया होगा। तो बस दैट्स इट। आई थिंक मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी बातें की हैं। और आप भी बताएं पायरेसी के बारे में कि आपका क्या ख्याल है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और किस लेवल तक होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जिसमें एक हमारी आर्टिस्ट जो कहती हैं कि ऐसे ड्रामे नहीं करने चाहिए, और अभी ही कुछ ही हफ्ते पहले उनका ऐसा ड्रामा भाई मैं तुम्हारे साथ वो कैसे ड्रामे होने चाहिए, वो ऐसे ड्रामे होने चाहिए, वो कौन से किरदार होने चाहिए, वो कौन सी कहानी होनी चाहिए, इन सब की जानने के लिए हम चलते हैं एहतशाम रमज़ान की तरफ। जी एहतशाम रमज़ान। हाय दुर्दाना बड़ी चमको लग रही है। आपको दुर्दाना याद है? ये दुर्दाना से हट जाओ। क्यों दुर्दाना से हट जाए? इतना आइकॉनिक रोल है उर्वा का उसमें। तो हम बेसिकली बाय द वे बात हो रही है उर्वा हुसैन की। उर्वा ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया मलिहा रहमान को। मलिहा रहमान हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ा नाम है और उर्वा उससे भी बड़ा नाम मेरे ख्याल में। मलिहा रहमान बेसिकली जो लोग नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं, डॉन का एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, पोर्टल है, विच इज कॉल्ड डॉन इमेजेस। तो वो उनकी चीफ एडिटर जी। ठीक है ओके। तो उसमें उर्वा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत बातें की, जिनमें से एक सबसे खूबसूरत बात जो मैं अगर आप हमारा शो टीवी लाउंज देखते हैं तो उसमें मैं बारहाल लाखों दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ ड्रामों के अंदर जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ को या हीरो की जो उसकी क्या कहते हैं अरसलान उसको, वो जो बड़े मार धाड़ टाइप टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है और उसको एज अ हीरो दिखाया जाता है कि जो लड़का लड़की के ऊपर बंदूक तान के कहे कि मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ। और अरसलान मैंने देखा है रियल लाइफ में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। पहले सिद्धू मूसेवाला कम था जिसने इतनी बर्बादी की, ठीक है, सारा कल्चर हमारा पंजाब का पाकिस्तान का तबाह किया, लोग पस्तूने ले लेके फिर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत फैन फॉलोइंग है। मैं फिर भी कहूँगा कि एक इंसान अपने गानों में इतना वायलेंस कर रहा है, उसके गाना शुरू ही बंदूक से होता है, ठीक है, और मार धाड़ और कत्ल
और कर देंगे वो कर देंगे ते कर देंगे, हाँ, दुखी तिखी पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा। तो इस तरह की मतलब और लोग कम थे कि जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा वाले लोग भी इस तरह की चीज़ें दिखाने लग गए हैं अपने ड्रामों में कि जी हीरो तो वही है जो कि बड़ी गाड़ी में बैठ के आता है और जो बंदूक तानता है और जो लड़की के ऊपर, हीरोइन के ऊपर जुल्म करता है, और लड़की तो ख्वाब भी देख रही है, खुश हो जाती है। हाँ, लड़की ख्वाब देखी कि हैंडसम हीरो है, मेरे बाप से मुझे छीन के लेके जा रहा है, बड़े फख्र की बात है भाई। तो उर्वा ने बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया कि हम लोग इन चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। आप फिर बात करेंगे कि वो आजकल बाजार ड्रामा कर रही थी, तो उसके बारे में भी फिर मलिहा ने पूछा कि आप भी तो उस तरह के ड्रामे कर रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने जवाब दिया कि ऑब्वियसली एक एक्टर है, उसका काम है, उसने काम करना है, ठीक है। कहती है अगर मेरे पास साल में 15 या 20 स्क्रिप्ट्स आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो टीम चुनूँ जो जिसमें मैं बैठ के डिस्कस भी कर सकूँ। तो 7 बजे वाला ड्रामा कर लो भाई, क्यों करे वो एक आला पाए की एक्ट्रेस है। ये आला पाए का क्या है फिर, जब आला पाए को रोटी कमानी है, जब आला पाए एक वो तो यूएक्सएम से इतना अच्छा कमा रही है, तो फिर वो उनका बस फिर वो ना करे ना, तो वो नहीं कर रही ना। साल में एक ड्रामा आया बेचारी का यार, छोड़ दो। नहीं, मुझे एक चीज जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो है आपकी हिपोक्रेसी। द थिंग इज, आप कहेंगे मैं ये अच्छा, या तो आपने जो चीजें की हैं आपने इस जमाने में की हैं जब आप थोड़े से मेंटली उस तरह से नहीं मतलब आप मेच्योर नहीं थी, या आप थोड़े से बेवकूफ थे, या आपको थोड़ी नो हाउ नहीं थी कि यार ये जो मैंने प्ले किया है इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एंड एक सर्टेन लेवल जब आप एक आला पाए बन गए हैं, आला पाए के साथ आला पाए किस्म की जिम्मेदारियां भी आती पड़ती हैं, बिल्कुल कंधे भारी हो जाते हैं। 100% एग्री विद योर स्टेटमेंट। फिर मैं बदजात एक्सपेक्ट नहीं करता, खासकर 2022 में। बजात में इतना उस तरह की नहीं है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी यार, उसमें बेचारी बिया बड़ी शरीफ सी बिया शरीफ थी, हीरो तो वही था ना जो नहीं, वो हीरो नहीं, वो विलन था। अच्छा अब वली की बात, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या करें यार, छोड़ दे। सो मेरा सिर्फ उनका एक और पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक और पॉइंट उनका ये है कि हम लोग जब आपस में गैदरिंग्स में बैठते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हर जगह पे, तो हम लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करते। तो जब आप लोगों को डिस्कस करेंगे तो फिर आप जवाल की तरफ ही जाएंगे, आप ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि इसकी तो वो उनकी बड़ी प्यारी बात लगी मुझे कि इसकी अब शादी हो गई है तो बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा हुआ तो एक क्यों हुआ है, 2 क्यों नहीं हुए, उसको नौकरी मिली है तो उसको इस तरह की नौकरी क्यों मिली है, उसको इस तरह का काम क्यों मिला है। तो हम इन चीज़ों से ऊपर चले जाए ना, हम क्यों बैठे हुए सर्विस लेवल के ऊपर लोगों की पर्सनल उस तरह की बातें। तो और भी बड़ी बात है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप प्लीज जाके वो इंटरव्यू देखें, वो बहुत बहुत एक खूबसूरत इंटरव्यू है। ठीक है, तो यानी कि आप मैं एग्री करते हैं? एक बदजात वाली गलती माफ कर दूंगा उर्वा की। मैं नहीं करूंगा, चलिए मुँह मेरा दिल नहीं करता, कर देना। नहीं पहले तो उनको मेरी माफी नहीं चाहिए। अच्छा ओके, उन्होंने नहीं कहा कि जा तुझे माफ, नहीं उन्होंने नहीं कहा। ओके। और सेकेंडली मेरा नाराज होना भी उनसे कोई इतना मैटर नहीं करेगा। मतलब मैं एक उनके फैन में से मैं उनका फैन हूँ, आपको पता है ना ये बात। ठीक है, चाहे आपने नीली जिंदा है नहीं देखा, लेकिन आप फैन। मैंने देखा था। अच्छा देखा, झूठ मत बोले, मैंने आपके साथ शुरू किया था, 6 एपिसोड में मेरी बस हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे से नहीं देखा गया। ठीक है, ओके। सो बट मैं एग्री, मैं आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। मैं वही अक्सर आपसे बात करता हूँ, कहने को किताबी बातें करना बड़ा प्यारा होता है, मजा तब आता है जब उन किताबी बातों पे आप अमल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अमल करेंगे, नेक्स्ट हम आप अमल करें। और इस तरह के ड्रामे ना, जैसे मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था इफ़त उमर को खलील रहमान कमर की उनकी मूवी में देखना, जबकि आप खलील रहमान कमर का कुत्ता कर रही हैं जगह जगह। ऐसी है, ट्रू। ठीक है, मेरे लिए फिर इसके बाद मेरे लिए इफ़त उमर की कोई भी स्टेटमेंट मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपनी खुद की स्टेटमेंट में तजाद है। उर्वा अगर इस तरह की हरकतें करेंगी तो मेरे लिए भी फिर वो एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। एक ड्रामा आ रहा है, कौन सा, जो हम टीवी लॉन्च में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी शूटिंग हो रही है संजबील का, माय डियर मिडोना क्या नाम था, डियाना। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसका टाइटल है मोहतरमा फातिमा जिन्ना। जी मून, बिफोर स्टार्टिंग मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्या है? मेरे लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो एक, सबसे पहले तो वो कायद आज़म की बहन है। ठीक है, वो एक एक्टिविस्ट हैं आज़ादी के लिए। जो है वो आज़ादी जब जिन लोगों ने हासिल की उनमें एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी।
और बहुत बड़ा नाम है हमारे उसका। सो ओके, ये तो एक ऐसा पहलू हो गया जिससे मुल्क की इंपॉर्टेंस है। फॉर मी, फॉर मोहतरमा फातिमा जिन्ना वाज द फर्स्ट लेडी जो वुमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग देती है। जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे मुल्क में औरतों के जो है हकूक़ नहीं दिए जा रहे या औरतों को दबाया जा रहा है, तो हमारा मुल्क भी वो मुल्क है जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना जैसे लीडर्स थी और जिन्होंने मुल्क की जदोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। और भी काफ़ी ख़वातीन हैं लेकिन इनका नाम सबसे ज़्यादा नुमा है। तो फॉर मी वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई एक अच्छी एग्जांपल्स दी जाए तो उनमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम सबसे बड़ा ही रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। सो यस, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे बनने जा रही है एक अदद बायोग्राफी सो व्हिच इज कॉल्ड मोहतरमा फातिमा जिन्ना सिस्टर, रेवोल्यूशनिस्ट एंड स्टेट्सवुमन। क्या कहेंगे आप? देखा आपने 14 मिनट का जिसका एक पहले तो एक छोटा सा टीजर आया कैरेक्टर वाइज, और फिर उसके बाद आपको मिला एक 14 मिनट का एक क्लिप कह सकते हैं, कह लीजिए या वो कैरेक्टर्स की मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। सो क्या आपने पाया इस 14 मिनट के क्लिप में? मैंने बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस इसमें पाए। सबसे पहले तो जो पहला शॉट था सुंदर समथिंग जी, सुंदर फरहान ब्रिलियंट, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो तो मुझे फील हुआ जैसे फातिमा जिन्ना ही बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा। दूसरा पार्ट जो था वो ट्रेन वाला, सज्जल अली वाला, इट मेड मी क्राई टू लाउड एंड टू हार्ड, वो बहुत प्यारा सीन था। और उसमें वो बच्ची चीखती है और उस चीख के साथ आप चले जाते हो उस टाइम के ऊपर और आप देखते हो कि यार किस तरह से लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उस ट्रेन में लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। और जिसको देख के एक मैं कहता हूँ कि पत्थर दिल जो है इंसान वो भी रो पड़े। सज्जल अली देखते हैं कि वो इस सीरीज़ में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं। अभी तो उनको इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया इस क्लिप में एक्टिंग का। वो बच्ची ही पूरा शो उड़ा के ले गई जो ट्रेन में रो रही होती है। तीसरा जो पार्ट था मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वो थी सामिया मुमताज़ जो कि फातिमा जिन्ना की मतलब जो लेट एज के आखिरी साल है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, जो कि इनिशियली सुंदर प्ले कर रही हैं वो है बिफोर पार्टीशन का फातिमा जिन्ना का स्ट्रगल, जिसमें वो बेसिकली फातिमा जिन्ना एक डेंटिस्ट है। और जब हम स्टार्ट भी देखते हैं तो हम एक डेंटिस्ट क्लिनिक देखते हैं जो बॉम्बे में है और उसी पे स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बात बताएं, डेंटिस्ट वो क्या बोलते हैं उसमें? स्टेथोस्कोप, समथिंग लाइक स्टेथोस्कोप यूज करते हैं? नहीं, डेंटिस्ट को क्या जरूरत है? तो पढ़ा था ना वहाँ पे, कुछ नहीं होता। फिर मैंने जाके फौरन इंटरनेट पे सर्च किया क्या डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो उस पे लिखा हुआ था यस करते हैं। यस, क्यों भाई? क्योंकि डेंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने अक्सर डेंटल सर्जरीज करनी होती है, तो उसमें आपने हार्ट बीट देखनी होती है। इन्फॉर्मेशन दूं ना मैं लोगों को। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो डेंटिस्ट थी तो इनके पास ये क्यों पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने मुझे उसकी जस्टिफिकेशन मिल गई तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो यानी कि ये गलत नहीं। अच्छा, सो वो बेसिकली सज्जल कौन कर रही हैं? सज्जल कर रही हैं पार्टीशन के दौर का, एंड जो सामिया मुमताज़ हैं वो कर रही हैं जब उन्होंने सदर के इलेक्शन लड़े थे अयूब खान के दौर में। सो दीज आर 3 phases ऑफ फातिमा जिन्ना, जो कि हमें 3 डिफरेंट लेडीज। आपको क्या लगता है अरसलान कि इंसाफ कर पाएंगे फातिमा जिन्ना? ओके, आई हैव फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि अवाम पता नहीं मेरे से डिस्कस कर एग्री करती है कि नहीं करती। जहाँ तक हम बात करते हैं सुंदर फरहान की, अच्छा, अब जब आप कोई बायोग्राफी करते हैं तो आपको बड़ा एक चीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि आपका जब वो फिजिकल स्ट्रक्चर भी है ना, सो वो भी आपके उस किरदार से मैच होना चाहिए। कुछ लोग वेट गेन करते हैं, कुछ लोग वेट लूज करते हैं अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए। कुछ लोग 10-10 घंटे का मेकअप भी करते हैं, जैसे लारा दत्ता ने एग्रीड जो इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने किया, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। सो वी हैव लाइक सामिया मुमताज़ एंड सुंदर फरहान, जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर भी है वो फातिमा जिन्ना से बहुत मिलता जुलता है। उनके जो कंधे हैं और जिस तरह से वो उनके फेस स्ट्रक्चर भी है। बट आई हैव प्रॉब्लम विद सज्जल अली। आप एक्टिंग में आपने बहुत प्यारा सीन किया है, बहुत प्यारा सीन किया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो उसमें फातिमा जिन्ना लग रही हैं, दुनिया कह रही है वो लग रही है, बट फॉर मी वो नहीं लग रही। अच्छा, मैं एक एक्ट्रेस बताऊं जो बहुत अच्छा फातिमा जिन्ना कर सकती थी उस दौर का। मैं बताऊं?
आप पिछले कुछ हफ्ते सनम सईद पे क्यों? पता नहीं, आपको पता है मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया था? क्यों किया था? एक तो वो जिंदगी गुलजार है नहीं, अच्छा फिर मैंने कहा था कि इसको वैसे तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। मैं कहूंगा कि एक के पास उस दिन बहुत बड़ा हो जाएगा जिस दिन मैं सनम सईद से पर्सनली मिल लूंगा, इंटरव्यू कर लेंगे, उनको मिल लेंगे, उससे मिल लूंगा। तो दुआ करें मेरा ये इंशाल्लाह ये ख्वाहिश पूरी होगी। मैं कहता हूँ कि फातिमा जना का रोल उस टाइम का करने के लिए उनके अलावा सनम सईद के अलावा कोई एक्ट्रेस हो ही नहीं। अगेन से हम यहाँ पे एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग सजल ने बहुत अच्छी की है, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके स्ट्रक्चर की बात करें। सजल इज petite है ना, ठीक है, बट सामिया एंड सुंदर्स वर नॉट। अब द थिंग इज कि जब शोल्डर्स ब्रॉड है, उस तरह से उनकी हाइट भी है, इनको अलग-अलग करके दिखाना है, अलग-अलग दूर का। तो फिर हम कैसे उस वाली फातिमा जिन्ना से कनेक्ट करेंगे जो पीछे हम इतनी खूबसूरत देख रहे हैं? इट वुड बी सो डिफिकल्ट। नहीं, सजल भी खूबसूरत है, एक तो वर्ड्स की चुनाव, लफ्जों का चुनाव सोच समझ के किया करें, माफ कर दें। द थिंग इज कि जिस तरह बॉडी लैंग्वेज वो लेके आ रही है उनमें वो थोड़ा ना वो इंग्लिस्तानी टच भी आ रहा है, और वो आखिरी वाली फातिमा जिन्ना में भी आ रहा है, बट जो सेंटर वाली है वो कुछ और लगे, उनमें थोड़ा मिसिंग है, मैं तो कहूँगा। सो आपको नजर आई उसमें दाना नीर भी नजर आई, बिल्कुल ऐसे जी। सो ये एक सीरीज करके आएगी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। ये अभी उन्होंने हमें एक थोड़ा सा डोज दिया उन्होंने, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार। एक बहुत ब्रॉड एक उसके ऊपर उन्होंने बनाई है, उसकी डायरेक्शन देखिए, प्रोडक्शन वैल्यू देखें, आप हैरान रह जाते हो। और मेरे ख्याल में कोई नई टीम है जी जो इतना अच्छा काम करे, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है जी। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड मूवी ऑफ द वीक। सो जीएस मून, ऐसा ना मैं तो बहुत फिल्में देख के आते थे, आप बताएं। मैंने तो वही 2-3 मूवीज ही देखी। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री है देखी, डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखी है वो तो मुझे बहुत शॉकिंग लगी, द गर्लफ्रेंड दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। आप नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिएगा, उसकी 2 एपिसोड्स हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, लोगों को समझाएं, बताएं। वो एक स्टोरी है एक फुटबॉलर की, जिनकी एक गर्लफ्रेंड और दादी जो है वो सेम डेट के ऊपर जो उनकी डेथ हो जाती है, बाद में पता चलता है कि वो गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो कैटफिशिंग सुना है आपने अरसलान? यस, इंटरनेट के ऊपर फेक आईडीज बना के। तो वो एक लड़का था जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में था, ट्रांसजेंडर बनने की ट्रांजिशन में था, तो वो बंदा फेक आईडी बना के उस फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड बना हुआ था। Grandmother and girlfriend Lenny Kukua had died the same night. He dedicated his season to them. तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप जरूर जाके देखिएगा। वो गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो एक बंदा था। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो एंजल प्रिया टाइप। हाँ, एंजल प्रिया टाइप आईडी थी, ठीक है। वो मैंने देखी, मुझे बड़ा मजा आया, आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा मैंने देखी डार्लिंग्स, तो वो आपने भी इकट्ठे करते हैं बात। ओके, मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी व्हिच इज द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन इंटरनेट, ओके, व्हिच इज अबाउट नेटफ्लिक्स पे व्हिच इज अबाउट अ मैन जो कि लोगों की प्राइवेट वीडियोस को लगाता होता था और फिर उनका मजाक उड़ाता होता था, और वो रिवेंज पॉर्न करके उस पे बड़ा हिट था। AnyoneUp.com. I felt violated. Humiliation. That site was about destroying lives. तो मैंने वो एक डॉक्यूमेंट्री देखी विच इज़ अ गुड डॉक्यूमेंट्री इसलिए भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म मेकिंग का एक पार्ट है, विच इज़ लाइक फिल्म मेकिंग प्लस जर्नलिज्म, उन दोनों को मिला के हम ये चलते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आया वो देखने का, तो आप भी ज़रूर जाके देखें। और जिस तरह चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सेकेंड जो मैंने फिल्म देखी वो है डार्लिंग्स। हे डार्लिंग्स, हे डार्लिंग्स, आई लव यू, आई मिस यू। क्या कहेंगे? आलिया छा गई हैं, आलिया छा गई हैं, शिफाली शाह छा गई हैं, विजय वर्मा छा गए हैं, हाँ। और उसका क्या नाम था लड़के का बेचारे का, ओम छा गए। ओम भी थे, तुम्हें पता है? ओम कौन सा? ओम पार्वती वाला, कहानी घर घर की वाला ओम, जो पुलिस वाला बना है वही है, वो जो उसका ऑफिस में वो जो होता है। आपने पहचाना नहीं अरसलान? वो ओम है, वो ओम है, वो इतना मोटा हो गया है। जी हाँ, और वो इतना बूढ़ा हो गया है। मैं पहले सोचता रहा इसको मैंने कहाँ देखा, बाद पता चला कि ये मकानी घर घर की वाला ओम है भाई। तो उसके अलावा जिसने काम किया बहुत मुझे पसंद आया, और जो राइटर और डायरेक्शन, मैं कहता हूँ बात खोल सालीन तो जान से जाएगी। किधर जा रेली, अरे आगे कुआं पीछे। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे? बड़ा खूब नेगेटिविटी का शिकार भी रहा कुछ के, डोमेस्टिक वायलेंस का। शुरू में लोग तो ऐसे एहतजाज करते हैं बगैर देखे, फिल्म देखे, ट्रेलर देख के लोगों का पता नहीं क्यों ला भाई पहले देख तो लो क्या आया है। इतना खूबसूरती से उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को और बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का जो जवाब आता है उसको पोर्ट्रे किया है।
कि मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है। आलिया भट्ट बर्दाश्त करती गई, लेकिन जब आलिया भट्ट उसके ऊपर आई, जो कि बदरुनिसा जिसका नाम है मूवी के अंदर, तो मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल कर चलो और इतने सारे रिलेशनशिप्स के जो नुआंसेस आप कहते हैं, जिनको नुआंसेस मैं कहता हूँ कि माँ बेटी का रिलेशनशिप है उसको किस तरह से दिखाया है, हस्बैंड वाइफ का किस तरह से है, और क्यूट सा रोमांस है, ठीक है। जब वो कहता है क्योंकि मुझे रोशन मैथ्यू एक्चुअली उनका नाम है, जो मूवी में उनका नाम जुल्फी होता है, जुल्फी कहते हैं कि मैं बदरू से नहीं, मैं खाना को पसंद करता हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज चिकन एंड आई वाज लाइक वाओ यार, कितनी खूबसूरत आपने दिखाया है कैरेक्टर। मुझे डार्लिंग्स बहुत सारी रीजन की वजह से पसंद आई है। डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करने वाला एक औरत में दिखाते हैं कि वो हर चीज़ को फॉरगिव करती जाती है। हमने नहीं देखा इस तरह से, जो कि ज़्यादा रियलिटी के करीब है। इस वजह से मुझे डार्लिंग्स बहुत पसंद आई है, क्योंकि जब हम क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि फिर तो फिर तो जनाजा ही उठेगा। तो हमारी डोली सब कॉन्टिनेंट में तो यही है। तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए किसी रिश्ते को तोड़ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, मूव ऑन करना। सो उस चीज़ की बड़ी ट्रू डिपिक्शन है डार्लिंग्स। उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो नहीं एंड तक, जबकि उस चीज़ को कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ड्रैग्ड है, लेकिन वो ड्रैग नहीं था। वो ड्रैग नहीं है, वो रियलिटी है माय फ्रेंड्स। वो एक रियलिटी है कि आपको मूव ऑन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मुझे डार्लिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के साथ हम फिर कमेंट सेक्शन की तरफ चलें। कमेंट सेक्शन ये है कि चले जाए आपको 15 दिन पीछे जरा अरसलान, 15-20 दिन। लेकिन मैं तो कहता हूँ हम कमेंट सेक्शन के बारे में नेक्स्ट टाइम कर लें बात, क्योंकि ये थोड़े से आउटडेटेड है। बाकी बात रही हमारे उसकी गिव अवे की, तो नेक्स्ट वीक आपके होते हुए मतलब इसी शो में ही हम वो कुरानदाजी करेंगे। जो कमेंट्स आए हैं उन सबके नाम में एक शर्टें भी दिखाई जाएंगी ऐसे बरी की तरह। और मुझे बस ये है कि जब नाम लेंगे तो फिर हम उनसे साइजेस पूछ के फिर हम वो शर्ट्स कस्टमाइज करा के भिजवा देंगे। सो नेक्स्ट वीक हम आपको अनाउंस कर देंगे कि किन किन को वीडियोस मिले और किन किन को वो गिव अवे मिला है। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहिए? जाते जाते पैगाम यही दूंगा मैं कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी है आपके अंदर तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलती है, और आप जो है वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि फिर वो आपको आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है जी, ठीक है। और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी और मून की कोऑर्डिनेशन कैसे लगी जी, हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। वैसे तो हम 24 घंटे बहुत पटर करते रहते हैं, हम लोग आपस में हर टाइम लगे रहते हैं। अरसलान इस चीज़ को ऐसे, इस चीज़ को वैसे, मून ये ऐसे ये वैसे। तो इधर ऑन कैमरा आपको कैसा लगा ये भी प्लीज़ बताइएगा जी। सो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब और इसके अलावा कोई सजेशंस वगैरह देना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एहसन वापस आ जाएं तो एहसन का भी इंस्टाग्राम नीचे दिया गया है, आप एहसन मुझे राब्ता करें, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कोई इस तरह की सिचुएशन राह निकाल लें। आई होप कभी ना कभी आपको नजर आ जाएंगे, वो आते रहेंगे, लेकिन वो आजकल वाकई थोड़े फंसे हुए हैं काम में, फैमिली में, सो मेनी थिंग्स। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे। मीनिंगफुल कहीं नहीं जा रहा, मीनिंगफुल यही है। और हम ज़रूर हर हफ्ते नए से नए कंटेंट लेते आएंगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।